हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हम लोग एक नई जगह पे जो है हमारा संडे Q&A शूट कर रहे हैं। नई जगह मतलब मैं किसी के घर पे आया हुआ हूँ, तो टेरेस पे आके मैं बना रहा हूँ क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो वीडियो को हमारे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग बिटकॉइन में इंटरेस्टेड है, अगर आपको बिटकॉइन लेना है, क्योंकि मार्च में बिटकॉइन जो है $3,500 पे गया था और अभी वापस $17,500 पे आ गया था। उस टाइम पे जिन लोगों ने लिया होगा बिटकॉइन, उनके मज़े है। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, तो आपको एक तरीका बताऊंगा जो कि सेफ़ है, उससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिटकॉइंस में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। काउंटडाउन फिनिश होने का वेट कीजिए, फिर एलोकेट कर लीजिए अपने बीएनएस। एंटर कीजिए अमाउंट, आपको जितने बीएनएस खरीदना है उसके मुताबिक जितना स्टेक आपको करना है वो अमाउंट जो है आपको एलोकेट हो जाएगा। और अगर ज़्यादा की ज़रूरत है तो फिर आप यहीं से जो है और भी अमाउंट एलोकेट कर सकते हैं। एलोकेशन विंडो एक बार क्लोज हो जाती है, फिर आप ऑफर को कर सकते हैं एक्सेप्ट, और फिर आपको लिख के आएगा ऑर्डर सक्सेसफुल। एक बार हो गया आपका ऑर्डर सक्सेसफुल तो आपको वेट करना है सेल के ख़त्म होने का, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका स्टार्ट हो जाएगा। 50% डिस्काउंट आपको मिलता है बिटकॉइन परचेज पे, और पूरा एक बिटकॉइन लेने की भी ज़रूरत नहीं, 0.01 या 0.001 बिटकॉइन भी आप इससे खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इसका लिंक। तो चलिए गाइज, हमारा जो Q&A है, पहले क्वेश्चन क्या स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है अदनान ने। अदनान बोल रहे हैं कि अब मैकबुक जो M1 चिपसेट वाले आ रहे हैं उसके अंदर आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, क्योंकि पहले वाले मैकबुक जो इंटेल बेस्ड थे उसमें चलते थे। तो सिंपल सा आंसर यही है कि सारे सॉफ्टवेयर जो इंटेल बेस्ड मैकबुक्स पे चलते थे यहाँ पे भी चलेंगे, 99% सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनका कंपैटिबिलिटी इशू होगा, क्योंकि यहाँ पे एमुलेटर बेस्ड जो है उसका वर्किंग रहने वाला है। रोजेटा 2 की मदद से बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है ये नए मैकबुक पे चलेंगे। तो हो सकता है आपको थोड़ी डिफिकल्टी आए उसको इस्तेमाल करने में, लेकिन कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है बहुत स्मूथली। और एप्पल कोई छोटी कंपनी नहीं है कि ये जो ऐप डेवलपर्स है उनके लिए सॉफ्टवेयर्स को अपने डेवलप ना करें। तो सारे सॉफ्टवेयर चलेंगे, लेकिन अगर आप अभी अपने मैकबुक से खुश हो तो कोई मतलब नहीं बनता अभी लेने का। थोड़े दिन रुक के आप लेंगे तो आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा ओवरऑल सॉफ्टवेयर वाइज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अनीश का। ये बोलते हैं आप दुबई गए थे, सिटी शॉप का जो वीडियो आपने बनाया तो वहाँ से आपने iPhone 12 परचेस क्यों नहीं किया, मॉल ऑफ द एमिरेट्स के एप्पल स्टोर से क्यों परचेस किया, जबकि वहाँ पे जो उसका प्राइस है सस्ता है। देखिए, मैं अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे वो वाला जाके सिटी चॉइस का, तो वहाँ पे मैंने iPhone 12 के उनके दुकान में खड़े रह के कोई रेट्स नहीं बताया, क्योंकि वो जो वीडियो बनाया था वो लॉन्च के एक दिन पहले मैंने बनाया था, जब अवेलेबल नहीं था कहीं पे भी। मेरे पास भी iPhone 12 उस टाइम पे नहीं था, तो इस वजह से मैं वहाँ से ले नहीं सका। और अगले दिन मेरी फ्लाइट थी तो मैंने मॉल ऑफ द एमिरेट्स से लिया नया iPhone 12 और लेकर जो है मैं फ्लाइट पकड़ के इंडिया आ गया। लेकिन वहाँ से मैं अगर लेना चाहता तो भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वीडियो मैंने साफ तौर पे बोला था, और जिनकी शॉप है अकरम भाई, उन्होंने भी बोला था कि वहाँ पे एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक जो iPhone 12 सीरीज़ है और अभी करेंटली iPhone 12 Pro 12 Pro Max सीरीज़ है उसके प्राइसिंग एप्पल स्टोर से भी महंगे होते हैं, क्योंकि वो लोग इंपोर्ट करते हैं और वहाँ पे लोग ऑन दे के खरीदते हैं। इंडिया से भी बहुत सारे डीलर्स जाते हैं और उनके शॉप से खरीद के लाके इंडिया में जो ग्लोबल वारंटी वाले फ़ोन्स होते हैं वो बेचे जाते हैं। तो कोई सेंस नहीं बनता था, इसलिए मैंने वहाँ से एप्पल स्टोर से लिया। अगर अभी मैं कभी जाऊँगा अगले महीने, उसके अगले महीने, तब अगर जाके मैं खरीदता हूँ तो सेंस बनता है, क्योंकि अभी जो लॉन्च हुए फ़ोन्स है उनका प्राइसिंग अभी करेंटली वहाँ पे ज़्यादा है, थोड़े दिन के बाद वो कम हो जाता है, एप्पल स्टोर से भी कम में मिलते हैं वहाँ पे फ़ोन। अगला क्वेश्चन है गाइस कुमार सौरभ का। ये बोल रहे हैं कि आपने क्यों मना किया कि फुल डिस्प्ले कवर करने वाला टेम्पर्ड ग्लास आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए, और 2-3 सजेस्ट भी कीजिए ब्रांड। देखिए, मैंने इसलिए मना किया क्योंकि एप्पल के जो आईफोन्स आते हैं उनमें फ्रंट में आपको पूरा ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम फेस आईडी सेंसर के साथ देखने मिलता है। वो अच्छे से फंक्शन करने के लिए आपको जो है फुल टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाना चाहिए, नॉच कट वाला लगाना चाहिए। इसलिए पॉपुलर ब्रांड जैसे स्पीगन वगैरह के आप टेम्पर्ड ग्लास इस्तेमाल करते हो, मैंने भी स्पीगन का लगाया हुआ है, तो वहाँ पे आपको नॉच कट वाले ही टेम्पर्ड ग्लास देखने मिलते हैं। उससे आपके जो आईफोन है वो कभी मैल फंक्शन नहीं करेगा, उसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर का मैल फंक्शन नहीं करेगा, फेस आईडी सेंसर मैल फंक्शन नहीं करेगा। इस वजह से इस टाइप के स्क्रीन गार्ड आपको लगाना चाहिए। और स्पीगन का अलाइन मास्टर बजट में एक बहुत अच्छा स्क्रीन गार्ड है। इसके अलावा आप राइनो शील्ड का भी ट्राई कर सकते हो, उसके भी अच्छे, लेकिन थोड़े महंगे हैं उसके। अगला क्वेश्चन है डिजिटल हाई का। ये बोलते हैं 11 प्रो और 12 प्रो में से ज़्यादा बैटरी लाइफ कौन सा फ़ोन निकाल के देगा, क्योंकि 11 प्रो की जो एमएच कैपेसिटी है वो 12 प्रो के मुकाबले ज़्यादा है। देखिए, यहाँ पे एमएच कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन 12 प्रो के अंदर आपको एक बेटर चिपसेट मिलता है जो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो बैटरी टाइमिंग ऑलमोस्ट आपको उतना ही देखने मिलेगा 12 प्रो के अंदर जितना 11 प्रो में है, जबकि इसमें बैटरी की जो कैपेसिटी ओवरऑल वो कम है। और 12 प्रो मैक्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ही फैंटास्टिक इसकी बैटरी लाइफ है। तो वीडियो जरूर आपको ये सारे फोन्स की 12 मिनी 12 प्रो मैक्स की देखने मिलेगी बहुत जल्दी चैनल पे। अगला क्वेश्चन है इर्तेजा काजमी का। ये बोलते हैं कि दुबई के एप्पल स्टोर का आपने बताया और दुबई के जो है मार्केट का भी बताया जहाँ पे इंटरनेशनल क्वालिटी वाले फोन्स मिलते हैं, और आपने बोला कि इंडिया में इसकी वारंटी चलती है, लेकिन फिर आपने न्यासा का वीडियो बनाया और वहाँ पे आपने बोला कि इंटरनेशनल फोन्स की वारंटी उन्हीं फोन्स पे मिलेगी जो कि मॉल ऑफ द एमिरेट्स या दुबई मॉल के लिए हुए होंगे, यानी कि ऑफिशियल एप्पल स्टोर के लिए हुए होंगे, बाहर के स्टोर से नहीं मिलेंगे। क्योंकि उन्होंने खुद भी बहुत सारे मुंबई के अंदर एप्पल स्टोर पर पूछा है, तो उन्होंने बोला नहीं, बिल चाहिए हमको एप्पल स्टोर का ओरिजिनल, दूसरा बिल नहीं चलेगा। तो देखिए, ये जो एप्पल स्टोर जितने भी है ये एप्पल के ऑथोराइज रीसेलर है, ऑफिशियल एप्पल स्टोर इंडिया में अभी आया नहीं
नहीं है। इंडिया में या वर्ल्ड ओवर एप्पल जो है ग्लोबल वारंटी देता है और ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि ये लोग हमारी वारंटी जो है वो डिनाई कर सकते हैं इंटरनेशनल फ़ोन्स के ऊपर। इंटरनेशनल फ़ोन्स पे आपको हमेशा जो है वारंटी देखने मिलनी ही चाहिए। ये जो स्टोर्स है अपनी मनमानी करते हैं। अभी मुझे और आपको उन्होंने जाके बोला, हो सकता है आपने भी मेंशन किया होगा हमारे वीडियो के बारे में, तो वो लोग बोलते हैं हाँ एप्पल स्टोर की जो बिल है वो चल जाती है, लेकिन कुछ लोगों को वो लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं, एप्पल स्टोर की भी बिल नहीं चलती, आपको इंडियन परचेज वाला ही फ़ोन लेके आना पड़ेगा। तो हर कोई अपनी मनमानी करता है। एक्चुअल सही सेंस में आपको बताओ तो इन लोगों के पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। आपको जब कभी ऐसा कोई बोले कि नहीं आपको एप्पल स्टोर की ऑफिशियल बिल ही चाहिए, आपको कोई दूसरी बिल नहीं चलेगी, क्योंकि आईफोन्स के अंदर वारंटी क्लेम करने बिल की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका जो वारंटी होती है ऑनलाइन एप्पल के सर्वर पर मौजूद होती है। तो ये जो बात करते हैं ये आधी अधूरी बात करते हैं, और ज़्यादातर जो एप्पल स्टोर इंडिया में है, जो एप्पल ऑथराइज रीसेलर है, उनके सर्विस सेंटर वाले मैक्सिमम लोग झूठ ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है फौजी गेमर का। ये बोलते हैं क्रेड ऐप, आजकल उसका ऐड बड़ा आ रहा है, और वो लोग इतना अर्न कैसे करते हैं कि उन्होंने पूरे बॉलीवुड के एक्टर्स को जो है एडवर्टाइजमेंट में लगा दिया। देखिए बहुत बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, और उनके बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, और इन लोगों के पास जो है बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत बड़ी फंडिंग होती है, और नया स्टार्टअप भी अगर हो तो उसके लिए अंदर भी बहुत सारे पैसे वाले करोड़पति और बिलियनर्स मिलियनर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं। इस तरीके से उनके पास बहुत सारा पैसा होता है जो लोग यहाँ पे लगाते हैं, और उनको भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इसमें से रिटर्न मिलता है। इस तरीके से वो लोग बॉलीवुड एक्टर्स को क्या किसी को भी नाचने गाने के लिए लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ओलिवर का। ये बोलते हैं M1 चिपसेट जो है एप्पल का पहला जनरेशन का चिपसेट है, नया जो ट्रांजिशन हो रहा है सिलिकॉन में, तो क्या उनको मैकबुक एयर लेना चाहिए, या फिर उनके पास जो करंट अभी मैकबुक एयर है 2015 का जो कि अच्छा चल रहा है उस पर ही रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ओलिवर, अगर आपको कोई ज़्यादा हैवी काम नहीं है और 2015 का मैकबुक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती है मुझे कि आपको जाके जो है नया मैकबुक एयर लेना चाहिए। थोड़े दिन रुक जाइए, थोड़े रिव्यूज़ देखिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसमें अगर निकल के आती तो वो भी आपको सामने नजर आएगी, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साहिल कुमार का। बोलते हैं कि बहुत लोगों ने मुझे बताया कि आईफोन 10 जो है, ये 10 जो पर्टिकुलर मॉडल है, इसमें फेस आईडी बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम आती है, ऐसा क्यों है? देखिए साहिल, फेस आईडी जो है, ये जो सेंसर है काफ़ी नाजुक सेंसर है, इसमें स्ट्रिप वगैरह होती है जो कि काफ़ी नाजुक होती है। पानी जाने से और गिरने से, ये दो मेजर रीज़न है जिसकी वजह से फेस आईडी खराब होती है। और आईफोन 10 क्योंकि पहले जनरेशन का फ़ोन है, तो हो सकता है कि उसके जो कंपोनेंट्स है फेस आईडी के, वो बाद में आने वाले आईफोन्स के मुकाबले थोड़े कमज़ोर है, तो गिरने और पानी जाने से ये चीज़ होती है। अगला क्वेश्चन है मनन का या मन्नान का, मुझे नहीं पता इनका नाम का प्रोनाउंसिएशन कैसा है। तो ये बोलते हैं कि मैकबुक एयर के अंदर दो वेरिएंट्स है, एक तो बेस वेरिएंट है M1 चिपसेट वाला, और दूसरा है 512 GB वाला। तो कौन सा लेना चाहिए? अगर 512 GB वाला लेता हूँ तो 1,06,000 का है, वहीं पे अगर बेस वेरिएंट के अंदर मैं स्टोरेज अपग्रेड करता हूँ तो 1,01,000 का मिलता है। तो कौन सा लेना चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, आपने वहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं पढ़ा है। मैकबुक एयर का जो बेस वेरिएंट है जिसमें 256 GB स्टोरेज आता है, उसमें जो GPU है वो 7 कोर्स का है, और जो 512 GB वाला वेरिएंट आता है उसके अंदर GPU है 8 कोर का। तो वहाँ पे आपको ग्राफिक परफॉर्मेंस बेटर मिलता है, वो जो 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देंगे आप। तो अगर आपको अपग्रेडेड स्टोरेज लेना ही है तो वो हायर वेरिएंट लेंगे तो बेहतर रहेगा। 5,000 रुपये का सोचिए मत, आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है कनिका का। ये GST से रिलेटेड लोगों के सवाल जो है एंड नहीं हो रहे थे, इनका भी सवाल उसमें ही आता है। लोग जो है ठीक से सुनेंगे नहीं। अभी आप लोगों में सबको बोलता हूँ ठीक से सुनिए, जिसको भी GST के ऊपर डाउट है, और अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है वीडियो से तो मैं इसके आगे जो है क्लियर नहीं कर पाऊंगा, आपको अपने CA से बात करनी पड़ेगी। तो ये पूछती है कि GST डिस्काउंट पे पूरा कितना पड़ता है, मिलने के बाद गवर्नमेंट के पास जाता है, पहले डिस्काउंट मिलता है, बाद में डिस्काउंट मिलता है? आपको सीधा बता देता हूँ, इनका सवाल पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे पता है सबको क्या क्वेश्चन आया है। जब आप शॉप में जाते हो और GST वाला बिल वो आपको बना के देता है तो वो 18% GST चार्ज होता है, यानी कि 70,000 रुपीज़ का अगर फ़ोन है MRP उसका, उसमें 18% GST इंक्लूडेड है, यानी कि 10,000 रुपये जो है GST के आप पे करते ही हो। अगर GST का नहीं पे करेंगे तो 60,000 रुपये का फ़ोन होता है, लेकिन आपको GST पे करना ही है शॉप पे। वो जो GST का बिल होता है आपके कंपनी के नाम पे, आप जब बिल बनाते हो और GST नंबर उसमें एंटर करवाते हो, बिल उस नाम पे बनता है, तो जब आप अपने कंपनी का जो GST होता है वो पे करते हो, उस टाइम पे आपको ये फ़ोन का जो GST है उसका डिस्काउंट वो टोटल GST के अंदर मिल जाता है। इस तरीके से आप वो 10,000 रुपये सेव कर लेते हो। बहुत ही सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को इतना पार्ट रिपीट पे देख लो, और फिर भी नहीं समझ में आया तो इसके आगे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको CA से ही पूछना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है अनिरुद्ध का। ये बोलते हैं कि आपको लगता है कि फोल्डेबल डिस्प्ले वाले फ़ोन जो है गिमिक है, दिखावा है, क्योंकि टूट जाते हैं बहुत इजीली? देखिए गिमिक नहीं है, दिखावा नहीं है, ये एक इनोवेशन है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमको वेलकम करना चाहिए। लेकिन अभी ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में लेके नहीं आ पाऊंगा। मैं रेगुलर डे टू डे लाइफ में शायद इतना अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाऊँ। मैं अभी इस टाइप के जो फ़ोन्स आते हैं इनके साथ ही मैं कंफर्टेबल हूँ। आप भी हो सकता है मेरे जैसे ही हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि गिमिक है, लेकिन गिमिक नहीं है। ये धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी है बेहतर हो जाएगी। अभी ये बहुत ही जो है इनिशियल फेज़ में है, इनिशियल स्टेज में है। जैसे एप्पल के नए मैकबुक्स, इसमें भी बीमारी निकल के आएगी, और ये फोल्डेबल स्मार्टफोन्स जो है इनमें भी बीमारी निकल के आती है, और ये बीमारी जो है धीरे धीरे नए नए वर्जन्स के साथ एप्पल या दूसरे जो भी कंपनी इसको निकालते हैं वो सॉल्व करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रिशु का। ये बोलते हैं कि iPhone 7 है, इनके पास में नेटवर्क इशू आ रहा है, क्या सभी में आता है, क्या नेटवर्क प्रॉब्लम? iPhone 7 जो है iOS 13 के बाद से सारे iPhone 7 मैंने देखा, बहुत जनरली सभी में नहीं लेकिन बहुत सारे iPhones के अंदर, जहाँ पे iPhone 7 के अंदर नेटवर्क जो है गायब हो जाता है, फिर आप कुछ भी कर लो नेटवर्क नहीं आता। एक ही तरीका है उसका
उसका कि सॉफ्टवेयर जो है आपको पूरा फर्मवेयर 4 GB का 5 GB का जो होता है कंप्यूटर की मदद से आपको री इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद आपका जो नेटवर्क है वापस आ जाता है। ये इशू एक iPhone 7 यूजर्स के अंदर कॉमन इशू करके सामने निकल के आया है और iOS 14 के अंदर भी ये कंटिन्यू हो ही रहा है। अगला क्वेश्चन है खालिद का, ये बोलते हैं गैलेक्सी नोट 8 यूज़र है, बहुत ही ज़्यादा हेवी यूज़र है, दिन में 3 बार इनको फ़ोन चार्ज करना पड़ता है, तो क्या iPhone 12 मिनी की बैटरी इनको चल जाएगी? कि बहुत ज़्यादा हेवी यूज़र अगर आप हो तो iPhone 12 मिनी भी नहीं, iPhone 12 प्रो मैक्स की बैटरी भी आपको शायद दिन भर नहीं चले। कोई भी फ़ोन जो है आज की तारीख में ऐसा नहीं है जो कि जिसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो बड़ी कैपेसिटी से आने के बावजूद आपको पूरे दिन का बैटरी बैकअप नहीं दे सकता। अगर आप एक बहुत ज़्यादा हेवी यूज़र हो, आप 3 बार दिन में चार्ज करते हो, मेरी भी आदत वैसी ही है। मैं भी जो है बहुत ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन पे स्पेंड करता हूँ, 10 से 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम रहता है। तो आपको जो है जितना हो सके उतनी ज़्यादा बड़ी बैटरी वाला फ़ोन लेना चाहिए और आजकल फास्ट चार्जर आई गए, 20 वॉट का फास्ट चार्जर जो आता है एप्पल का, बहुत फास्ट चार्ज करता है, तो आपको चार्जिंग के अंदर इशू नहीं आएगा। लेकिन आपका कोई भी फ़ोन जो है दिन भर बैटरी बैकअप नहीं देगा। हेवी यूज़र भी हो और पावरफुल प्रोसेसर वाला फ़ोन भी लेते हो, दिन भर नहीं चलने वाला आपका। अगला क्वेश्चन है गाइस एहसान शरीफ का और ये कार से रिलेटेड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आईफोन रिव्यूअर के या फ़ोन रिव्यूअर की जगह मुझे जो है कार रिव्यूअर जल्दी बना के दम लेने वाले हो। तो ये बोलते हैं कि MG मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल ZS जो है EV, ये इन्होंने बुक किया है और रिव्यूज़ से सैटिस्फाइड नहीं है, तो क्या इनको कैंसिल कर देना चाहिए और जीप कंपास वगैरह कैसे जाना चाहिए? तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिटी में ही ट्रैवल करते हो, सिटी में कम्यूट करते हो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो उस केस में आप जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकते हो। लेकिन अगर आप इंडिया में अगर ट्रैवल करना पसंद करते हो, हाईवेज़ पे लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हो फैमिली के साथ, तो मेरे हिसाब से इंडिया इज़ स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन। इंडिया के जो हाईवेज़ है अभी तक पूरी तरह से रेडी नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो उस केस में एक बेटर पैकेज जो है आपको दूसरे जो डीजल या पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियाँ हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, वो निकल के आएगी, जहाँ पे आपने जीप कंपास वगैरह बताया, वो चीज़ जो है आपके लिए बेहतर साबित होगी। ओवरऑल मैं आपकी जगह रहता तो मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं लेता, क्योंकि मेरा जो है यूजेज पैटर्न अलग है। अगर आपका यूजेज पैटर्न वैसा है सिटी वाला, तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस सिद्धार्थ का, ये बोलते हैं कि पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप दूसरे यूट्यूबर्स की तरह लाइक करो, कमेंट करो, बार बार नहीं बोलते, बस एक ही बार वीडियो में बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपको वो चीज़ पसंद आई मेरी, क्योंकि मुझे भी वो चीज़ पसंद नहीं है देखना। तो मैं जो चीज़ देखना पसंद नहीं करता, मैं आप लोगों को बोलना भी पसंद नहीं करता। और इसके बाद ये बोलते हैं कि एप्पल के जो iPhone 12 सीरीज़ आई है, इसमें सिरेमिक शील्ड की ग्लास दी हुई है, तो फिर भी इसके साथ जो है स्क्रैचेस क्यों आ जाते हैं? क्योंकि सिरेमिक शील्ड जो ग्लास दी हुई है एप्पल ने, ये ड्रॉप प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए दी हुई है, स्क्रैच रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए नहीं दी हुई है। तो स्क्रैचेस का और ड्रॉप प्रोटेक्शन का जो ताल्लुक है वो डायरेक्ट नहीं है, तो इसलिए जो है स्क्रैचेस आते हैं। लेकिन ड्रॉप प्रोटेक्शन शायद जो है इंप्रूव हुआ होगा, अगर कोई गलत एंगल में फ़ोन ना गिरे तो। फिर भी ग्लास है, टूटेगा तो बेटर है कि इस तरीके से आप फ़ोन को ना इस्तेमाल करें, केस के साथ इस्तेमाल करें। आगे पूछते हैं कि iPhone 11 की जो बैटरी लाइफ है, क्या iPhone 12 से कम है या सेम है? ऑलमोस्ट सिमिलर बैटरी लाइफ मिलेगी। iPhone 12 में जो mAh कैपेसिटी वो कम है, लेकिन एफिशिएंट CPU होने की वजह से आपको ऑलमोस्ट सिमिलर बैटरी लाइफ दोनों में देखने मिलेगी। अगला क्वेश्चन है गोपाल का, एप्पल के 20 वॉट के चार्जर के बारे में पूछते हैं, क्या वो सेफ है इस्तेमाल करना? क्या 18 वॉट के मुकाबले बेहतर है या 18 वॉट के मुकाबले जो है डैमेज करेगा फ़ोन की बैटरी? देखिए 18 वॉट हो या 20 वॉट हो, इसके साथ फ़ोन चार्ज करने पे आपका फ़ोन हीट होने ही वाला है, क्योंकि ज़्यादा पावर आप पुश कर रहे हो फ़ोन के अंदर। जितना ज़्यादा हीट होगा उतनी बैटरी लाइफ जो है, बैटरी हेल्थ जो है वो कम होगी आपकी जल्दी 5 वॉट चार्जर के मुकाबले। लेकिन आजकल का ज़माना इतना फास्ट है कि आप शायद दिन में अगर चार्ज करना है तो 5 वॉट के चार्जर के साथ आप जो है चार्ज करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो उस केस में आप 20 वॉट का चार्जर इस्तेमाल कीजिए, वो बेहतर रहेगा। और 18 वॉट के मुकाबले 20 वॉट बेहतर है, लेकिन क्योंकि आपके पास iPhone 11 है तो मुझे लगता है आपको 20 वॉट के लिए जाना चाहिए। 18 वॉट का चार्जर है, उसके ऊपर ही रहो, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर आपको चार्जिंग टाइम वो देगा। वैसे मैं एक टेस्ट लेके आने वाला हूँ, उसमें सारी बातें हम क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन है ऑल इन वन का, ये हमारे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर है, बोलते हैं 2.5 लाख सब्सक्राइबर से आपके साथ हूँ, फिर भी आज तक मेरा जो है Q&A में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा नहीं है, आपका क्वेश्चन बहुत बार आया है, मुझे अच्छे से आपका नाम भी याद है, ऑल इन वन। बोलते आपके कितने भाई है? लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखिए लास्ट टाइम मत पूछिए, हमेशा क्वेश्चन किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग बात करते। लेकिन मैं जो है अपने फैमिली के बारे में ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर बात करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोग तो बहुत प्यार करते हो, बहुत मोहब्बत करते हो, ऑल इन वन आप भी करते हो और बाकी लोग भी करते हैं। लेकिन कभी कभी डिसएग्री जब होता है कोई बंदा वीडियो के ऊपर, तो वो फैमिली के ऊपर जाके भी कमेंट करता है। उस केस में जो है किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो कितने भाई है, कितने बहन है, माँ बाप और बीवी बच्चे और बाकी जो लाइफ है, उसके बारे में जितना कम हो सके मैं उतना डिस्कस करना। तो आपका जो रिलेशन है मेरे साथ, वो बहुत अच्छा रिलेशन है, उसको इस तरीके से मेंटेन करेंगे। और फ्यूचर में जब कभी मौका मिला तो फैमिली से अगर इंट्रोड्यूस कराना पड़े या कभी कुछ हो, तो मैं जो है कराना ज़रूर पसंद करूँ। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कमेंट्स में पढ़ता हूँ, तो उसका जो बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होता है माइंड के ऊपर, और वो जो है मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता। मैं बहुत ही सुकून वाली ज़िंदगी जीना पसंद करता हूँ। अगला क्वेश्चन है नवनीत सिंह का, बोलते हैं इमेजिन स्टोर से उन्होंने एप्पल प्रोडक्शन प्लान लिया है, सर्विफाई के जो बैक्ड बाय सर्विफाई है, और इसमें कुछ अलग बेनिफिट्स है कि एप्पल केयर प्लस से आप मुझे कैंसिल करके एप्पल केयर प्लस प्रोडक्शन प्लान जो है एप्पल केयर प्लस लेना चाहिए। देखिए एप्पल केयर प्लस जो है ये वारंटी के साथ साथ इंश्योरेंस भी देता है, और जो आपने एप्पल केयर प्रोडक्शन प्लान लिया है ये सिर्फ एक्सटेंडेड वारंटी देता है, वो भी एप्पल की नहीं है, सर्विफाई की है।
तो ऑब्वियस सी बात है कि एप्पल केयर प्लस जो है उस सर्विफाई के प्लान से बेटर है, लेकिन एप्पल केयर प्लस जो है उसके मुकाबले 2 से 3 टाइम ज़्यादा महंगा भी है। मुझे पता नहीं आपने कितने में लिया है, लेकिन आप चेक कर सकते हो उसको। आपको लेना है एप्पल केयर प्लस तो ले सकते हो। मैं पर्सनली उसमें बिलीव नहीं करता, क्योंकि मैं अपने फ़ोन को तोड़ना पसंद भी नहीं करता। तो जितना हो सके केयरफुल रहिए, 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है सुखविंदर सिंह का, बोलते हैं दुबई में क्या फ़ोन लेना आउटसाइड से, यानी कि एप्पल स्टोर के अलावा बाहर से अगर लेंगे तो वो ट्रस्टेड है या नहीं है, फ्रॉड तो नहीं होता? क्योंकि उनके अंकल ने बताया कि उन्होंने एक बार कोई मोबाइल की दुकान पे गए, उन्होंने वहाँ से फ़ोन लिया और वहाँ पे उन्होंने इसकी प्लास्टिक निकाली और उन्होंने वहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास शायद लगाने की कोशिश कर रहे थे उनके पास, तो वो दुकान वाले ने वो प्लास्टिक रख ली, बोले मुझे किसी और फ़ोन पे लगाने के काम आएगा। देखिए दुकान वाले क्या होते हैं, बॉक्सेस कभी-कभी खोलते हैं, जब ये ऑफलाइन स्टोर्स इस टाइप के आप जाते हो और कस्टमर्स को जो है फ़ोन दिखाते हैं और कभी-कभी खोल के जो है वापस पैक करते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे शॉप्स करते हैं ऐसे कि जो प्लास्टिक वगैरह जो ओरिजिनल आती है वो रख लेते हैं और बाद में दूसरे फ़ोन पे लगा के बेचते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग क्लोन फ़ोन बेच रहे हैं। ये जो एक प्रैक्टिस है, ये मैल प्रैक्टिस है, धोखा देने वाली बात आप बोल सकते हो इसको थोड़ी हद तक। लेकिन ओवरऑल कोई गलत फ़ोन या फ्रॉड या क्लोन फ़ोन आपको जो है दुबई वगैरह में नहीं बेचेगा। और जो शॉप का मैंने बनाया तो वो लोग तो ऐसी हरकत जितना मुझे पता है नहीं करते हैं। बहुत ही रेप्यूटेड शॉप है वो उस मार्केट के अंदर, और उनके आजू-बाजू भी जो दूसरे शॉप्स है, यूरोज़ोन वगैरह है, वो भी जो है अच्छे ही लोग हैं। कोई इशू आपको ऐसा तो नहीं आना चाहिए। बाकी आप चेक करके लीजिए, सील्ड पैक फ़ोन लेंगे तो कोई ऐसा इशू आपको नहीं आएगा। और जब लेंगे तो ऑन करके वारंटी आप चेक कीजिए। कल का जो वीडियो है मेरा सेलिब्रिटी का, वो देख लीजिए किस तरीके से मैंने ऑन किया और आपको वारंटी एक्टिवेट करके बताया। अगला क्वेश्चन है वंश का, ये बोलते हैं मैकबुक और आईपैड पे एक जैसी फास्ट एडिटिंग कर सकते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी मैकबुक में 100% कैसे बढ़ गई? देखिए मैकबुक जो है फुल फ्लेश कंप्यूटर है, उसमें कीबोर्ड अटैच्ड है। आप आईपैड पे एक कीबोर्ड अटैच करने के बाद भी आपको उतनी अच्छी जो प्रोडक्टिविटी है या उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे सकता जितना एक मैकबुक देता है। और पूरा एक फुल फ्लेश कंप्यूटर है, जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस वो अलग है, और यहाँ पे मल्टीटास्किंग ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो आईपैड के मुकाबले। और फास्ट एडिटिंग जो है रेंडरिंग में हो जाती है, लेकिन जब एडिट करने बैठता हूँ एक्चुअल में तो मैकबुक में बेटर होती है। और मैकबुक में एक फुल फ्लेश प्रोफेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर मुझे मिलता है, जो कि फाइनल कट प्रो, जो कि अभी तक आईपैड के लिए अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा संडे Q&A, जिसमें आपके पूछे हुए सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने देने की कोशिश किया हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में बताया। देखिए बिटकॉइन में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ही आप इन्वेस्ट कीजिए। मैंने आपको नहीं बोला कि आप इन्वेस्ट कीजिए, बिटकॉइन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई जुआ नहीं है, कोई जो है गैम्बलिंग नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट टाइप ही चीज़ है। जिस तरीके से आप स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, उसका प्राइस भी ऊपर नीचे आता है, उसमें रिस्क है। तो आपकी मर्जी, अगर आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। लेकिन जो यहाँ पे मैंने वेबसाइट बताई वो एक तरीका है जिसके जरिए से आप जो है सेफली जाके बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। आपके दिल में जो भी सवाल है नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।